हरीश, केदारनाथ की सीट अहम कितनी और खास करके बद्रीनाथ में जो अप्रत्याशित नतीजे थे उसे अयोध्या से जोड़ा गया, उसे केदारनाथ को भी जोड़ा जा रहा था कि यह भी एक तरह से साख का चुनाव है बीजेपी के लिए। आयुष, देखिए, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के, बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि आने वाले राज्यों में जहां जहां विधानसभा का इलेक्शन होगा इसका प्रभाव वहां तक जाएगा, इसका जो मैसेज है वहां तक पहुंचेगा। तो आयुष, में सबसे पहले ये बता दूं, केदारनाथ विधानसभा जो भाजपा की विधायक रही हैं शैला रानी रावत, उनकी असामयिक मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद यहां पर उपचुनाव होना था। आज तारीखों का ऐलान हो गया है, 20 नवंबर को तारीख तय की गई है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इसलिए भी ये है क्योंकि दो जो उपचुनाव है मंगलौर और बद्रीनाथ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। अब भाजपा के लिए नाक का सवाल ये है और करो की मरो की स्थिति जैसी केदारनाथ उपचुनाव हो गया है। यदि हम यहाँ पर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी यहाँ पर लंबी लिस्ट यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशियों की है और वहीं कांग्रेस अपने आप को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मजबूत मान रही है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर जो स्थानीय नेता हैं वो भी अपने को मजबूत वहां पर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 32 ऐसी विकास योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी केदारनाथ उपचुनाव के लिए लगा दी है, ताकि जो वहां पर जो कमजोर स्थिति वहां पर देखी जा रही थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट पर पट्टी पर लौट आई है। जी ठीक है। अस्मित, बिहार में क्या समीकरण चारों सीटों के, और क्या प्रशांत किशोर का दल भी कॉन्टेस्ट करेगा उपचुनाव? नहीं, राह बिल्कुल आसान नहीं है आयुष। यहाँ भी 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। रामगढ़ सीट जो है वो आरजेडी के खाते में है, सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार वो सांसद चुने गए हैं बक्सर से। तो वहीं तरारी से सुदामा प्रसाद CPI-ML की ये सीट रही है। जीतन राम मांझी गया के इमामगंज से विधायक थे और सुरेंद्र यादव जो आरजेडी कोटे से विधायक थे बेलागंज से। ये चारों सीट सभी की परंपरागत सीट है, लेकिन इस बार राह बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। कल बस औपचारिक घोषणा होगा कि प्रशांत किशोर कौन सा उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इन सभी सीटों पर सबकी परंपरागत सीट है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और जेडीयू की माने तो कई जगहों पर, जैसे आरजेडी के अंदर जो है वो अपनी अपनी सीटों पर तैयारी कर रही है, आरजेडी अपनी सीटों पर तैयारी कर रही है, बीजेपी अपनी सीटों पर तैयारी कर रही है। तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी और नाम की घोषणा होना बाकी है, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है इस बार बिहार में भी चारों सीटों पर। ठीक है। डॉक्टर मयूर पारिक सर, मेरा सवाल आपसे, क्या बड़ा बदलाव है 2019-2024 के इस विधानसभा इलेक्शन में? हम तो देख ही रहे हैं, क्या ये लेगेसी की फाइट भी होगी? दूसरा, क्या नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने को लेकर भी चुनावी नतीजे जो हैं वो असर डालेंगे, खास करके हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? 2019 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर यह है कि अब पार्टियां बदल चुकी है। कुल मिलाकर इस राज्य में चौकोनिया जंग होता था। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, और दूसरी तरफ एनसीपी और शिवसेना, दोनों क्षेत्रीय पार्टी। और इसी के साथ में कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते थे, जैसे कि आप एनसीपी कह लो, शेतकरी कामगार पक्ष कह लो, या फिर सीपीआई, सीपीएम, ऐसे छोटे छोटे पार्टियां जो अलग अलग एरिया में काम करती हैं। ये सारी पार्टियों के साथ में एक चुनाव होता था। अब मेन स्ट्रीम के लिए 6 पार्टियां आई हैं। पहली 4 पार्टियां ऊपर से अजीत पवार और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास अब ओरिजिनल पार्टीज हैं, और शरद पवार और तो 6 बड़े कैरेक्टर्स हुए। और उसी के साथ में जो पुरानी पार्टियां थी छोटी छोटी और जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो भी इस चुनाव में। अब जनता इतनी सारी पार्टियों को विधानसभा तक रिप्रेजेंटेशन दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ एक पार्टियां अपना अस्तित्व इस चुनाव में गंवा दें। तो नैरेटिव सेट करने का सवाल आपने हमें पूछा है। नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। विपक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए
ये बात कह रही है कि अब विधानसभा में इसका पुनर्निर्वाचन होगा और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि हरियाणा के जो नतीजे आए उसके बाद सभी कोई चौंक गए हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। लोक लुभाव ने निर्णय जो है इतनी बड़ी संख्या में हुए। पिछले एक महीने में ही 1000 से ज्यादा जीआर हुए हैं और बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली ये काम हुआ है। ठीक है। नैरेटिव सेट करने की जहां तक बात हो रही है, विपक्ष को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर हम पर अत्याचार हुआ है, ओरिजिनल चीजें की गई हैं और गद्दारों ने पार्टी की कमान संभाली है, ये सारे मुद्दे उठाकर आगे बढ़ रही है। इन मुद्दों को लोकसभा में जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन विधानसभा के डायनामिक अलग है और इस सेंट्रल फ्रेम पे ही सेट हो ऐसा अलायंस वाला फैक्टर कितना अहम होने वाला है ये भी हम समझेंगे आपसे। लेकिन राकेश सर, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां बिना अलायंस के चुनाव को आगे सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुनिए केदारनाथ को। और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी झारखंड में 2 चरण में चुनाव है सर, 13 और 20 तारीख को सर। नहीं, वहाँ पर लोग भाजपा को ही चुनेंगे, डबल इंजन को चुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को चुनेंगे। उन्होंने जो विकास का काम आगे बढ़ाया है, उन्नति बढ़ाई है, देश की प्रगति की है, उसको आगे बढ़ाएंगे, अनवरत रूप से उसको चालू रखेंगे। तो हमारे साथ सहयोगी अक्षय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, क्या बड़े इश्यूज हैं और क्या देश का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से होगा, ये चुनाव डिसाइड करने वाले हैं? देखिए आयुष, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आ रहा है, वो देश की तासीर किस तरह से होगी, देश की तस्वीर किस तरह से होगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन को कई जगहों पर जीत मिली थी, उसके बाद जिस तरह से वो हमलावर थे एनडीए गवर्नमेंट पर, मोदी सरकार पर, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा ने डेंट मारा है और हरियाणा ने निश्चित रूप से बीजेपी को एक बूस्टर डोज देने का काम किया है। महाराष्ट्र चुनाव अब लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से वहाँ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है और शिंदे की बात करें या फिर अजीत पवार की बात करें, वो दोनों गुट चाहते हैं कि बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर कर सकें। बीजेपी ने तमाम अपने घोड़े जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है। तो ये माना जा रहा है कि पहले झारखंड और उसके बाद कल महाराष्ट्र पर चर्चा हो सकती है। कोर ग्रुप की बैठक महाराष्ट्र की ऑलरेडी हो चुकी है। निश्चित रूप से वहाँ पर प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र का विकास निश्चित रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बने, इसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अगर चुनाव घोषणा की बात करें तो एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। लगभग 9.63 करोड़ मतदाता अपना मतदान वहां पर करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फेज़ में ही मतदान कराना कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग की है वो ये बताता है कि उन्होंने तैयारियां बहुत पुख्ता कर रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़चिरौली जैसे इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, इसके बावजूद भी एक फेज़ में मतदान कराने का फैसला अगर भारत निर्वाचन आयोग की देखें तो उनकी एक बड़ी पहल कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ जिक्र किया कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ पर कि डोडा हो, इसके अलावा और तमाम जगहों पर सोपोर हो, वहाँ पर 76-75% तक मतदान प्रतिशत जा सकता है, तो कोलाबा जैसा इलाका जो महाराष्ट्र का है उस पर किस तरह से वहाँ पर प्रतिशत नहीं बन सकता है। तो इसको लेकर के मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के भी निर्वाचन आयोग तमाम इंतजाम करने जा रहा है। स्लम एरिया जो है उसको लेकर के इफेक्टिव बनाने की कोशिश जारी है कि वहाँ पर लोग पहुँचे, डीओज पहुँचे। और खास बात ये रही है कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो भी डीओज के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।